हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम डिसाइड किया गया है, जो डेट निर्धारित की गई है आप लोगों के लिए, वो 31 जनवरी है। तो ज़्यादा दिन आप लोगों के पास नहीं बचे हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में 2018 में, जुलाई 2019 में, जुलाई 2019 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। दिसंबर 2019 में जो सीटेट के एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आज मैं 2018 में जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनका मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और उनको मैं करवाऊंगा। मेरा जो क्वेश्चंस कराने का तरीका होगा, ये नहीं होगा कि किसी का ए ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन सही करके फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं उस क्वेश्चंस को पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर जो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप लोग आसानी से कर ले जाएं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चंस वही बार बार रिपीट होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि देखिए आपके 2018 का पेपर है, मॉडल पेपर जो है ये आपके 2018 का मॉडल पेपर है, इसको मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि आपके एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट आपके दिए हुए हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन, गणित के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन का 30 क्वेश्चन, भाषा पहली यानी भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट में आपका अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक, इसके बाद भाषा सेकंड अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक। आज मैं आप लोगों को जो आपका पहला भाग 1 है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक आपको मैं पूरा एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। हर एक क्वेश्चन को एकदम हम बारीकी से समझेंगे और हम इस प्रकार से उस क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप वो गलती करके ना आए। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं आपके भाग 1 यानी पार्ट 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। जो आपका पहला पार्ट है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और लास्ट में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जैसा कि आपका दूसरा वाला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा केवल जीनों के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती, पर्यावरण का भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। बिल्कुल नहीं, आप कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार दे दीजिए, अगर जो कोई उसमें जन्मजात विकार है तो वो दूर नहीं होता। जेनेटिक कोई अगर जो उसको डिजीज है, जैसे वर्णांधता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो वो जो डिजीज होती है वो जन्मजात होती है, उसमें आप पौष्टिक आहार देके उसको दूर नहीं कर सकते। और उसके बाद जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं है। केवल भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें पर्यावरण का बहुत सारा योगदान होता है। विकास के अन्य अन्य चरण होते हैं, उसमें वह जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो केवल वर्ड तो आ गया, तो ऐसे ही मतलब केवल वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ निगेटिव साइन वैसे ही लगने लगता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो फिर सही ऑप्शन आपका क्या है, तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता बिल्कुल और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। देखिए बिल्कुल पियाजे ने कहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। देखिए कह रहा नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यानी कि ये चीज़ें कही जा सकती हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जैसा कि पियाजे ने कहा कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इसके बाद आपका है अब बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल क्रिया करते हैं, पर्यावरण पर ही क्रिया करेंगे, पर्यावरण पर क्रिया प्रतिक्रिया करके बच्चे आपस में सीखते हैं। लेकिन इसमें से आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे की सिद्धांत के अनुसार नहीं है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। देखिए दो चीजें आप लोग जान लीजिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो आपके जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन संज्ञानात्मक अधिगम
का सिद्धांत जो है वो आपके किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। तो इस बात को आप लोग आसानी से समझ जाइए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार यानी कि जो आपकी 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है उसको मतलब पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था में रखा गया है। तो इसमें से आप पहले ये जानिए कि इसमें से कौन सी एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बिल्कुल उसकी सीमा है। ये सीमा में मतलब क्या बाधा जो पहुंचाती है उसकी बात की जा रही है कि जो पूर्व संक्रियात्मक विचार होते हैं वो जो 2 से 6 वर्ष के बच्चों की अवस्था में जो उसके विचार पाए जाते हैं वो बाधा किस तरीके से पहुंचाते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बच्चों में होती है। अगर जो आप उनको बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई बॉल है, तो बॉल देखेंगे तो उन्होंने देख लिया कि बॉल की हाइट ये है या बॉल इतना बड़ा है, तो बस वही जानेंगे कि बॉल कितना बड़ा है, बाकी उन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। वो उसका वेट क्या है, उसका वेट क्या है, उसके बारे में उनको जानकारी अक्सर नहीं मिल पाएगी। तो उनका ध्यान उसी पे केंद्रित हो जाता है, बाकी दूसरी चीज़ें उनको नहीं दिखती हैं। इसके बाद बात करें हम अहमन्यता। अहमन्यता मतलब कहते हैं ना अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता को। और एक चीज़ आपने सुना होगा कि बच्चा जब इस अवस्था में होता है तो उसके अंदर अहम केंद्रिता होती है, वो पर केंद्रिता को नहीं जानता। अगर जो माँ बाप उसके अगर जो मेले में ले जा रहे हैं उसको, तो वो कहेगा कि हमको ये खिलौना चाहिए तो उसको चाहिए, वो थोड़ी जानेगा कि माँ बाप की आर्थिक स्थिति क्या है। उसको ये लगता कि मैंने कहा और हमको ये चीज़ नहीं मिली। उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, अगले की कोई समस्या हो सकती है, माँ बाप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चलती हैं, उसका बस अहम केंद्रिता भाव ही उसके दिमाग में रहता है। तो ये भी क्या एक रुकावट है जो कि पूर्व संक्रियात्मक विचार में पाए जाते हैं। अनुत्क्रमणीयता मतलब अगर जो कोई एक डायरेक्शन में उसको दे दिया गया काम तो वो उसके पीछे वाले डायरेक्शन में पुनः नहीं आ सकता, वो उसी डायरेक्शन में अपना विचार प्रस्तुत करने लगता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर वह है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो प्रतीकात्मक विचार का जो विकास होता है वो बाधा नहीं पहुंचाती, वो सीमा नहीं होती, वे जो है विचार की एक सीमा नहीं होती। वो क्या करती है, मान लीजिए प्रतीकात्मक विचार जो है तो धीरे धीरे बढ़ता है, वो एक सीमा निर्धारित नहीं करती। प्रतीकात्मक विचार का मतलब ये हुआ कि जैसे एम्बुलेंस जा रहा है उस पर प्लस साइन बना हुआ रहता है, एम्बुलेंस में प्लस साइन बना हुआ होता है, तो बच्चा देखता है उस चीज़ को तो वो रिलेट कर लेता है। फिर इसके बाद फिर प्लस साइन देखेगा तो उसका जो दिमाग का कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होगा, उसका माइंड और ज़्यादा ओपन होगा और वो समझ जाएगा कि हाँ प्लस साइन लगा हुआ है एम्बुलेंस पे, यानी कि ये एम्बुलेंस है, इस पर प्लस साइन बना हुआ है, यानी ये हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट वगैरह के सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स जो होते हैं ना वो प्रतीकात्मक जो विचार होते हैं इनका जो विकास होता है ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा में नहीं आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। देखिए इन सारे ऑप्शंस को पढ़िए आप ये जानिए कि अगर जो हम ये कह रहे हैं कि कोई समय बिताने का एक सुखद तरीका, अगर जो हम खेल को समझ रहे हैं कि हाँ समय बिताने का एक सुखद तरीका है, हम टाइम पास वाली चीज़ें, तो टाइम पास वाली चीज़ें एकदम निगेटिव थिंकिंग में आ जाती हैं। ये इसके अलावा जो सारी चीज़ें दी हुई हैं ये जो खेल में है या बच्चों के लिए विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल उत्तेजित करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, बिल्कुल नई नई चीज़ें सीखते हैं उसमें वो। लेकिन यदि हम यह कह रहे हैं कि यह समय बिताने के लिए एक सुखद तरीका है तो यह बिल्कुल गलत हो। तो इसके अलावा यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो सही है। इसके अलावा निम्नलिखित कारण जो है वो खेल में विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हो? बिल्कुल बच्चा हाँ ना में जवाब दे देगा, तो कुछ गंभीर रूप से तो सोचा नहीं हुआ है। सही जवाब क्या है? सही जवाब यदि वह ढूंढ ले रहा है, आपने पूछा सही जवाब क्या, तुरंत उसने सही जवाब दे दिया, तो उसमें भी वह कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? बस बच्चा बिल्कुल सोचेगा कि हाँ इस स्थिति के बारे में हम सोच सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों की जब बात की जाएगी, जब डिफरेंट वेज की बात की जाएगी कि तो अलग अलग विचार आएंगे उसके माइंड में और अलग अलग टाइप के बारे में वो सोचेगा। तो ये क्या हुआ, गंभीर रूप से जो सोचना हुआ वो विभिन्न तरीकों से ही उसके दिमाग में गंभीर रूप से सोचने की बात आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या है? देखिए सही तो सारे ऑप्शंस लगते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट ऑप्शंस होता है उसको आपको चूज करना होता है। तो 4th ऑप्शन आपका जो है ये एकदम राइट है। चलिए आगे हम चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो आपकी जो प्रगतिशील शिक्षा है, इनमें आपने जॉन डेवी का नाम सुना होगा। जॉन डेवी से जो है रिलेटेड चीज़ें हैं ये। तो उन्होंने कुछ विधियां बताई थी जो कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए बहुत अच्छा वर्णन करती हैं। तो उन विधियों में से जो आपका ये चौथा ऑप्शन है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, ये वाला, ये चौथा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका सही नहीं है। इसके बाद आपका तीसरा देखिए, नीचे से हम ऊपर चलते हैं, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग, ये भी आपका नहीं है। इसमें जो आपका सबसे सही ऑप्शन है, जो कि जॉन डेवी ने बात कही थी कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका 6 का, वो आपका सही होगा। आगे चलते हैं, फिर इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्कूली शिक्षा को जीवन भर यथासंभव हम लंबे समय तक जारी रखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, अब बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख लेते हैं। बिल्कुल स्कूलों की आवश्यकता होती, स्कूलों की आवश्यकता नहीं होती तो ये सारी चीज़ें क्यों होती, स्कूल वगैरह क्यों खुलते हैं, गवर्नमेंट इतना परेशान क्यों होती। चलिए, इसके बाद आपका ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं? जीवन सच्चा शिक्षक है, यानी जीवन सच्चा शिक्षक है, यानी कि जो आपका जीवन है वह खुद आपको चीज़ें सिखा देता है, लेकिन शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इस बात की पूर्ति आपकी किस ऑप्शन से होगी? तो आप थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, शायद आपको समझ में आ जाए। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंबित करे, यानी कि आपको उसमें प्रतिबिंब दिखे। कहाँ पे? समाज में और प्रकृति में, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कहाँ जाएंगे? समाज में ही तो जाएंगे। आप इसी प्रकृति में रहेंगे और आप इसी समाज में जाएंगे, तो जो आप शिक्षा ग्रहण किया और आपके समाज में और प्रकृति में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको दिखने लगी, तो आपको अपनी शिक्षा का महत्व समझ में आने लगेगा और आप अपना जीवन यहीं व्यतीत करेंगे। कहाँ? समाज में, इसी समाज में। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इस बात की पुष्टि तभी होगी जब आप अपने समाज और प्रकृति दुनिया को, जो आपका शिक्षा है, वो प्रतिबिंबित करे। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है, यही आपका जो है सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन आपके, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक और तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। देखिए, सबसे जो अच्छा ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस में से जो सबसे सही आपका दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि उनके नैतिक सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। संज्ञानात्मक परिपक्वता का मतलब जो आपके जीन पियाजे ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको इन्होंने बताया कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उस वैसे वैसे उसका मोरल डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि नैतिक चीज़ें जो परिपक्व होती चली जाती हैं, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही था। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शंस हैं, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव, अधिकतम हो गया तो निकटवर्ती विकास तो हुआ ही नहीं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है। जब पूरी जिम्मेदारी ले लेगा तो निकटवर्ती विकास थोड़ी होगा, यानी कि वो पूरा सब कुछ सीख चुका है। इसके बाद एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, लेकिन देखिए सहयोग होना चाहिए, सहयोग उनको दिया जाए, उसके स्तर के साथ हुए कोई भी कार्य लगभग स्वयं ही कर लेंगे तो उसको निकटवर्ती विकास बोला जाएगा, यानी कि इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ वाले पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ये बताइए, जब आप सहयोग वापस ले लेंगे और बच्चा, सहयोग वापस लेने का क्या मतलब हुआ कि बच्चा सीख चुका, निकटवर्ती विकास नहीं हुआ, यानी कि बच्चा सीख चुका। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड था। चलिए, अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन है आपके, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अब देखिए, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को, व्यक्तित्व की बात हो रही है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। यहाँ पे किसी आदमी को देखने की बात नहीं की जा रही है, उसके व्यक्तित्व की बात की जा रही है। ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बिल्कुल, हम मानते हैं कि उसमें जो है समायोजन हो रहा है, किसका? मर्दाना गुणों का और स्त्री गुणों का। ये वाला आपका ऑप्शन एकदम सही है।
अच्छा, तीसरा वाले पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की, बिल्कुल अहंकारी वगैरह शब्द आ गया, निगेटिव वैसे हो गए, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसके बाद आपका जो फोर्थ वाला है, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं को क्यों पालन करेगा? रूढ़वादी चीज़ों को पालन करना तो सही ही नहीं है एक हिसाब से, तो ये भी आपका जो हुआ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस वजह से आपका जो सही आंसर है इसका, वो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किस चीज को छोड़कर? बच्चे किस चीज को छोड़कर, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अन्य सभी को छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं मीडिया। मीडिया में बिल्कुल चीजें दिखाई जाती हैं कि मतलब यहाँ देखिए, यहाँ बालिकाओं के साथ ही हुआ, बालकों के साथ ही हुआ, तो वहाँ चीज़ें एलिमिनेट करके प्रस्तुत, मतलब डिफरेंट वेज में प्रस्तुत की जाती हैं कि वहाँ पे बच्चा बच्ची चीज़ें समझ में आती हैं। सामाजिकरण, समाज में सबका अलग अलग योगदान होता है। डिसाइड हुआ समाज में कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। प्रेजेंट टाइम में चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन समाज में डिसाइड हो चुका था पहले से, और जो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। संस्कृति की बात की जाए तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं की या लड़कियों की जो योग्यताएं और रोल हैं वो अलग अलग हैं। अमेरिका में इनका रोल अलग अलग है। तो डिफरेंट वेज में संस्कृति भी निर्धारित करती है। लेकिन बात करें ट्यूशन की, तो ट्यूशन में कभी नहीं कहा जाता कि मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो यह सब्जेक्ट केवल लड़के के लिए है, यह सब्जेक्ट केवल लड़की के लिए है। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन सही होगा वो आपका ट्यूशन होगा। और यहाँ भी चलिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ट्यूशन का अहम योगदान होता है। तो उससे आप रिलेट करके समझिए। और वहाँ कहा भी जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चा बच्ची एक समान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान रूप से समान शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, अब देखिए मानकीकृत परीक्षणों मतलब स्टैंडर्ड जो होते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं आपके, उसके बारे में बात की जा रही है। अच्छा, ये मानकीकृत परीक्षण होते क्या हैं? ये होते हैं जिसमें लाखों लोग एक साथ बैठते हैं और एग्जाम देते हैं। जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, आपके सीटेट का एग्जाम होगा, जिसमें लाखों लोग बैठते हैं। उनमें से आलोचनाएं पूछ रहा है कि उसमें से आलोचना कौन सी है, तो ध्यान से समझ लीजिए। चलिए नीचे से हम एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ये बताइए, जब एग्जाम ले रहे हैं वो, मान लीजिए सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है और सीटेट क्वालिफाई बंदा ही जो है वो आगे के जो वैकेंसीज आएंगी, टीचर की जो वैकेंसीज आएंगी उनमें अप्लाई कर सकेगा, जो सेंट्रल लेवल पे होती हैं। तो ये बताइए, स्पष्ट तस्वीर तो वैसे ही प्रस्तुत हो जा रही है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल, आलोचना तो बिल्कुल नहीं हम कर सकते इस बात को लेके। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, बड़ी आबादी पर ही लागू होते हैं। लाखों लोग बैठ के एग्जाम देते हैं, ये भी आलोचना नहीं है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। उनकी भाषाएं इतनी कठिन नहीं होती कि आप उनकी भाषा को ना समझ पाए, बल्कि आप दूसरे चीज़ों का अगर जो आप खुद प्रैक्टिस सेट करेंगे, किसी बुक में से कोई प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसकी भाषा को समझना आपके लिए कठिन होगा। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनके जो एग्जाम्स होते हैं, उनकी एकदम भाषा जो होती है वो बहुत ही शुद्ध रूप से सही होती है और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है पहला ऑप्शन, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति मतलब वो ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 95% ले आया, तो उसको स्कोर कार्ड उन्होंने दे दिया कि हाँ, इस लेबल लग गया कि हाँ ये बच्चा सही है, इस बच्चे के इतने मार्क्स आ गए। केवल एक पहलू पे बात की जाती है, सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 वाला होगा। आगे हम बात करते हैं एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एकाधिक बुद्धिमानी यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो होवार्ड गार्डनर ने। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। होवार्ड, मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, होवार्ड गार्डनर। नोट करने लायक चीजें हैं, नोट भी कर लीजिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? होवार्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। उनकी एक बुक भी है, कौन सी बुक का नाम क्या? उनके फ्रेम्स ऑफ माइंड, उनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। चलिए इतना चीज आप लोग जान गए। होवार्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मतलब उन्होंने ये बताया था कि बुद्धि बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे जैसे उनमें पहले शुरुआत में उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है, लेकिन आगे चल के उन्होंने ये बताया कि बुद्धि जो होती है वो 9 प्रकार की होती है। जो ये उन्होंने 8वीं और 9वीं बुद्धि बताई थी, 8वीं बुद्धि जो उन्होंने बताई थी सन 1988 में उन्होंने 8वीं बुद्धि जोड़ा था, जिसको वो प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। और जो आपका सन 2000 में उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा था, जो 9वीं बुद्धि मानी जाती है, अस्तित्ववादी बुद्धि।
उन्होंने जो 9 बुद्धि बताई उसका मैं एक बार क्रम आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो पहले आप गिनते जाइएगा। पहले आपके तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि में उन्होंने बताया कि जो वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और जो दार्शनिक होते हैं, उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है, यानी उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। दूसरा उन्होंने भाषाई बुद्धि बताया। भाषाई बुद्धि किस में ज़्यादा पाई जाएगी? तो आपको पता होगा पत्रकार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो कवि लेखक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा भाषा के रूप में प्रबल होते हैं। अध्यापक को भी भाषाई बुद्धि में शामिल किया गया है। तीसरा संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि जो होती है आपकी, वो जो मतलब संगीतकार होते हैं उनमें पाई जाती है। उसके बाद आपका स्थानात्मक बुद्धि। स्थानात्मक, जिनको स्थान का ज्ञान हो, जैसे ड्राइवर होते हैं उनको स्थान का ज्ञान होता है, इंजीनियर होते हैं वो स्थान में ही घर बनाते हैं कि इतने स्थान में इस हिसाब से हम घर बनाएंगे तो ये घर जो है वो सेटल हो जाएगा और अच्छे तरीके से इसका निर्माण हो जाएगा। निशानेबाज जो होते हैं उनको स्थान का ज्ञान होता है, शिल्पकार होते हैं उनको स्थान का ज्ञान होता है। तो आपकी चौथी तो स्थानात्मक बुद्धि हो गई। पांचवा आपका जो है शारीरिक संचालन क्रियात्मक बुद्धि होती है। शारीरिक संचालन के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, इसलिए इस वजह से इसको शारीरिक संचालन क्रियात्मक बुद्धि कहते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है तो ये केवल अपने बॉडी लैंग्वेज से अपना काम नहीं करता, अपने बॉडी को इधर उधर मूव करने के अलावा वो अपनी थिंकिंग पे भी कंट्रोल करता है। सैनिक हो गए, नृतक हो गए, इन सब में जो होती है शारीरिक संचालन के साथ साथ क्रियात्मक बुद्धि का भी उपयोग किया जाता है। तो पांचवा थे आपका। छठवां जो आपका है वह है अंतर व्यक्तिगत या पारस्परिक संबंध की बुद्धि। अंतर व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? इंटरपर्सनल आपने सुना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। इंटरपर्सनल जो होता है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का ये मतलब होता है जैसे आप दूसरों के बारे में कितना जान रहे हैं, दूसरों के बारे में आप कितना समझ पा रहे हैं, ये बुद्धि उस प्रकार की होती है ताकि जिसके पास ये बुद्धि होती है वो दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है। जैसे चिकित्सक हो गए, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो अगले की जो सिचुएशंस और कंडीशंस हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति जो करते हैं वो भी समझते हैं कि अगला बंदा क्या सोच रहा है और उसके बारे में वो मतलब जानकारी हासिल करते हैं। दूसरे के बारे में उनको नॉलेज होता है। इस प्रकार की जो बुद्धि पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अध्यापक में भी यह चीज़ पाई जाती है। अब अगला आपका जो है सातवां वाला आंतरिक व्यक्तिगत बुद्धि। आंतरिक माने खुद का, आपको अपने खुद के बारे में कितना पता है, आपकी भावनाएं संवेग क्या हैं, आप इनके बारे में कितना जान रहे हैं, ये चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि आंतरिक व्यक्तिगत बुद्धि का क्या है, इंग्लिश में रूप है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये किस में पाया जाता है? संतों महात्माओं में, क्योंकि ये अपने संवेगों और भावनाओं पे कंट्रोल करते हैं और उनको समझते हैं। आठवां नौवां जो जैसा कि मैंने बताया प्राकृतिक बुद्धि जो है आपकी, प्रकृति के बारे में जिसको ज्ञान होता है, जैसे किसान हो गए, खगोल शास्त्र हो गए, जीव वैज्ञानिक हो गए, इन सब में जो होती है वो प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। और नौवां जो आपका है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि आप ध्यान से समझिएगा। अस्तित्ववादी मतलब जो छिपे रहस्यों के बारे में बताते हैं, मौत वगैरह, इसके बाद अगले पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं वे अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? दार्शनिक हो गए, आपके चिंतक हो गए, ये सब आपके अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं। तो अब आपको पता चली गया होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कई प्रकार की होती है, होवार्ड गार्डनर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यही आपका क्या है? सही है। चलिए अगला जो है आपका शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सेम चीज़ें दे दी गई हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ आप इंग्लिश में देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता क्या है? तो सीखने के लिए मूल्यांकन मतलब सीखने के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। जब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है उस सीखने के दौरान ही आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप उसको जो है आपकी प्रगति रिपोर्ट आप उसकी बना रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी प्रगति हो सकती है, आप उसको क्या कर रहे हैं? मूल्यांकित कर रहे हैं। जब वो कोई चीज़ सीख रहा है उसी दौरान, तो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन। और देखिए ये सीखने के लिए मूल्यांकन की जगह पे यहाँ क्या होना चाहिए? सीखने का मूल्यांकन। और सीखने का मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब वह अपनी उपलब्धि को प्राप्त कर चुका है, वह उस स्तर को जान चुका है, जो उस स्तर को चीज़ सीख चुका है जिस स्तर को उसको सीखना चाहिए था। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का मतलब हुआ कि सीखने के दौरान चीज़ें चल रही हैं, उसको सीखने के लिए मूल्यांकन करेगा। और जब सीख चुका है तो वो सीखने का मूल्यांकन होगा, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। तो इस बात को देखिए, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला वाला इसका ऑप्शन सही है। सही क्यों है अभी आप खुद पता चल जाएगा आपको। बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में तथा अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ज़रूरतों को जानी जा रही हैं और रणनीति बनाई जा रही हैं। यहाँ तो अभी तो सीखने के लिए ही मूल्यांकन हो रहा है, सीखने का मूल्यांकन का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। अगला जो आपका है, अगला देखिए, अगला जो आपका है
आवधिक अंतरालों में बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने में तथा उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका सीखने का मूल्यांकन हो गया, यानी लास्ट में हम उसका मूल्यांकन जो कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे कह दी गई हैं, यानी सीखने के लिए जो वाली बात है वो यहाँ पे कही ही नहीं गई है। अगला है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए। अब देखिए, प्रगति की निगरानी की जा रही है और सीखने के अंतराल को भरा जा रहा है, यानी यहाँ पे सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है, सीखने का मूल्यांकन की इसमें बात कही नहीं जा रही है। तो तीनों ऑप्शन आपकी गलत हैं। आपका जो ऑप्शन सही है वो पहला वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों की प्रगति मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी बच्चों की प्रगति की बात की जा रही है। और उसके बाद उपलब्धि स्तर को जानने में, यानी लास्ट में उसने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, ये सीखने का मूल्यांकन हो गया। तो यानी असेसमेंट फॉर और असेसमेंट ऑफ दोनों इसमें इंक्लूड है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो आपका था, यानी कि सीसीई के नाम से आप जानते हैं इंग्लिश में, देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, इसको जब लाया गया था तो सन 2009 में लाया गया था, जब आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पारित हुआ था उसी समय इसको लाया गया था। तो मूल्यांकन से संबंधित तो बिल्कुल है, इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दौरान ही लाया गया था सन 2009 में, ये तो बिल्कुल है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर ही केंद्रित है। लास्ट में आपका है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसी परियोजनाएं नहीं लाई जाती हैं जो ये बताएं कि ये बच्चा खराब है, ये बच्चा बुद्धिमान है, ये बच्चा धीमा है। तो यही इसका जो है इसके मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यही आपका क्या है, सही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है कि बच्चों में प्रतिभाशाली होने का कारण हो सकता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एलिमिनेट करना शुरू करेंगे हम। एक, संसाधन समृद्ध वातावरण, क्या एक समृद्ध वातावरण दे दिया जाए तो बच्चा प्रतिभाशाली हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, केवल वातावरण का प्रभाव प्रतिभाशाली पर नहीं पड़ता है। सफल माता पिता, ऐसे भी बहुत बार होता है कि सफल माता पिता होते हैं लेकिन उनका बच्चा प्रतिभाशाली नहीं होता। एक, अनुशासित दिनचर्या तो एक पार्ट है, एक तो आपके जीवन का पार्ट है, प्रतिभाशाली में इसको इंक्लूड करना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपको एलिमिनेट हो रहे हैं। आपका जो सही आंसर है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, बिल्कुल आपने सुना भी होगा कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच जब अंतःक्रियाएं होती हैं तो बच्चों में जो प्रतिभाशाली जो पन होता है वह अपने आप पता चलने लगता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। आपने सुना होगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो होता है हेरिडिटी का नाम सुना होगा। मल्टीप्लिकेशन होता है किसका? इन्वायरमेंट का, यानी हेरिडिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है इन्वायरमेंट के साथ, यानी आनुवांशिकता का गुणनफल वातावरण के गुणनफल का जो समायोजन होता है वो उससे आपका क्या निकलता है? डेवलपमेंट निकलता है, आपका विकास निकलता है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में कौन सा संबंध होता है, प्लस का, माइनस का, या डिवीजन का, या मल्टीप्लिकेशन का? तो आपके आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में किसका संबंध होता है? मल्टीप्लिकेशन का। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दिमाग में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता हो। केवल अच्छा व्यवहार सिखाने से ही बच्चा जो है वो कक्षा के माहौल में नहीं ढलेगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। बिल्कुल, ये चीज़ आपने सुना भी होगा कि बच्चा जब स्कूल में आए तो उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाइए। ज्ञात से यानी कि जो भाषा वो जानता हो पहले उस भाषा में आप बात करिए और उसके बाद धीरे धीरे उसकी भाषाओं को उसको भुलाने का प्रयास कीजिए और नई भाषाओं को सिखाने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो 2020 में आई है, उसमें यह कहा गया है कि कक्षा 5 तक जो शिक्षा दिए जाएंगे बच्चों को उनके मातृभाषा में ही दिए जाएंगे। तो यानी उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। यही जो होता है माहौल वो बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक भूमिका निभाता है।
ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साही तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत भी नहीं कर सकते। तो आपका जो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी दूसरा वाला है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप जो निर्धारित करेगा उनको अतिरिक्त समय दिया जाए। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर बिल्कुल नहीं। उन्हें अन्य बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी दी, ये तो पुराने ज़माने में हुआ करता था। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग के द्वारा जो होता है उनमें सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों को आवश्यकता प्रदान की जाती है, यानी उनमें उनको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप उनका निर्भर करता है किस पर? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, बिल्कुल खंड खंड में तोड़कर वो चीज़ें अधिक रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश, बिल्कुल आप उनको वैकल्पिक तरीका ढूंढिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बिल्कुल शारीरिक गतिविधि का समावेश करके आप उनको सिखा सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, फटकार तो आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग होते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। डिस्लेक्सिक्स हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं सही है। सृजनात्मक है, ये ऑप्शन सही है। क्रिएटिव होते हैं, जो अलग अलग सोच वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। प्रत्यास्थी हैं, ये तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? किसी समस्या को, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, किसी समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, बिल्कुल सही है। कुछ हल करते समय गलतियों करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया हुआ, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अब आप बच्चे से यदि प्रश्न पूछ रहे हैं और आप अभिसरण मतलब सिकुड़ता हुआ चीज़ जो होता है वो अभिसरण में आता है, कि आप ऐसे प्रश्नों को पूछ रहे हैं जिससे बच्चे का दिमाग जो है वो ब्रॉड में नहीं जा रहा है, बस हाँ ना में जवाब दे रहा है, हाँ सही है, नहीं सही है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभिसरण वाले उत्तर नहीं पूछना, ऐसे उत्तर पूछना है कि बच्चे को सोचने का कुछ टाइम मिले और सोच कर वो उसका एक्सप्लेन करे। ऐसा नहीं हाँ नहीं, हाँ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना सही नहीं। आपने पूछा कि क्या आप खाना खाएं, उसने कह दिया हाँ, बस हो गया, बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन ब्रॉड, ताकि ब्रॉड माइंड चले, उनको सोचने का मौका दिया जाए और वो सोच सके उस टॉपिक पे और कुछ बातें अपनी रख सकें। केवल एक लाइन में आंसर दे दें तो ये चीज़ें जो है वो सही नहीं हैं। तो ये जो हल करने का तरीका ये गलत है। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन होगा आपका 4th नंबर सही होगा। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए। चलिए 22वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, वैसे नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। बात करें संवेग की तो शैशवावस्था में 4 संवेग की बात की जाती है। कौन कौन सा? डर का है आपका, डर हो गया आपका, क्रोध हो गया, जिसको डर को हम भय भी जानते हैं। भय एक डर का अलग कह सकते हैं, डर को भय भी हम कहते हैं। इसके बाद आपका क्या हो गया? प्यार हो गया और पीड़ा हो गई। 4 चीज़ों की बात जो होती है वो शैशवावस्था में आपसे की जाती है। ये 4 संवेग की बात आपके शैशवावस्था में की जाती है। किसका? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा की। तो इसमें से देखिए एक संवेग है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है डर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आपका एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। ऐसा तो नहीं कितना ज्ञान दे देंगे बच्चों को भाई आप, पूरी दुनिया तो दिखा नहीं देंगे। इसके बाद आपका जो ऑप्शन है, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। ऐसा तो है नहीं, गाय को देख लेता तो समझ जाता, भैंस भी तो दूध देती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। कितना अच्छा वातावरण आपको प्रदान कर दिया जाए, कितना अच्छा भी आपको वातावरण प्रदान कर दिया जाए, लेकिन वो जो चीज़ें आपके अनुभव से नहीं रिलेट हो रही हैं
तो आप वही चीज़ घुमा फिरा कर बताएंगे, तो ये भी गलत है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये जो है आपका ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सबसे अच्छे वर्णन की बात हो रही है, आपको सारी चीज़ें सही लगेंगी, लेकिन अभी आप देखिएगा कि इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। या आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए इसमें से आपका जो सबसे सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला है। ये देखिए एलिमिनेट कर ले रहे हैं। कक्षा में अनुशासन तो एक तो अलग की बात हो गई, अनुशासन अपने आप बनेगा जब कक्षा का माहौल सही रहेगा। आप जो है कक्षा का माहौल सही रखेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से चलेगी, तो अनुशासन तो अपने आप आ ही जाएगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का, बिल्कुल पाठ्यपुस्तक का ही केवल पालन करना सही नहीं होता। पाठ्यक्रम को समय पर आपने पूरा करवा दिया, उसके साथ साथ आपने दोहरवा दिया, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा आपने तीर नहीं मार लिया है। आपने एक ऐसा माहौल निर्माण किया है जहाँ पे आराम से बच्चा अपनी बातों को रख सके और संवाद करके आपसे उस क्वेश्चन को पूछ सके। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा आप जानते ही होंगे, समृद्ध शिक्षा मतलब जो आपकी सबसे अच्छी शिक्षा जो मानी जाएगी वो कौन सी वाली मानी जाएगी? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हों, तो ये तो बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता। इसके बाद अलमारी में अच्छी तरह की संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के बाहर से लाया जाए, बिल्कुल ये भी नहीं सही हो सकता। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। देखिए आपको अब देखिए दूसरे और चौथे में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। इसमें दूसरा कह रहा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पर रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को क्या होना चाहिए? बच्चे का माइंड फ्री होना चाहिए, खुली गतिविधि बच्चे के साथ होनी चाहिए, बाल साहित्य वगैरह सारी चीज़ें उसमें रखी हों और वह उन चीज़ों को कभी भी प्राप्त कर सके। ये चीज़ें आपकी ज़्यादा सही हैं, बेटर हैं इस फोर्थ वाले ऑप्शन से। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित एवं योजनाबद्ध अधिगम, कोई जरूरी नहीं है कि आप वही रट्टू तोता वाला काम करें। कोई पाठ्य पुस्तक रखी हुई है, आप उसी के अनुसार चलें, और संचालित जो संरचित योजनाबद्ध चीज़ें सही होती हैं। ऐसा नहीं कि योजनाबद्ध तरीके से जो अधिगम कराई जाती है वो एक निर्धारित होती है और सही सटीक होती है, लेकिन इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आपका दूसरा वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, खुली गतिविधि जब कराई जाएगी तो बच्चा अपने आप सीखने में उसका मन लगेगा और किसी भी समय वो अपने आप को दबाव में नहीं महसूस करेगा, अपने आप को फ्री महसूस करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है जो इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की बात की गई है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। एक रूपता की बात की जा रही है। पाठ्य पुस्तकों का सबसे अच्छा उदाहरण, तो राज्य और राष्ट्र में अधिगम की एक रूपता को बनाए रखते हैं। तो फिर पूरे वर्ल्ड में एक ही किताब चलवा दीजिए, पूरे वर्ल्ड में एकता आ जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मार्गदर्शन केवल जरूरी थोड़ी है कि पाठ्यक्रम से प्रदान किया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन हैं। कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक जो है वो सबसे अधिगम के सबसे अच्छे ही संसाधन माने जाए। पुस्तक तो एक मीडियम है जिससे शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि शिक्षक उसी पुस्तक को बार बार बच्चों को रिपीट करवाएंगे, वही बार बार पुस्तक पढ़ाएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये जो है अच्छा वर्णन है पुस्तक पाठ्य पुस्तकों के लिए। पाठ्य पुस्तकों को सब कुछ मान लेना हमारे लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर आपका रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा फ्रेमवर्क 2005 आई थी, उसमें ये कहा गया था कि बच्चों को क्रिएटिविटी प्रदान की जाए, वे खुद चीज़ों को सृजनात्मक ढंग से सोचे, अलग अलग ढंग से सोचे और उनमें रचना करने की प्रवृत्ति पैदा हो। रचना मीन्स ये होता है कि वो अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ को प्रस्तुत कर सकें, वे अपनी खुद की सोच से कुछ निर्माण कर सकें। टीचर की क्या भूमिका है? टीचर की भूमिका ये है कि टीचर को साइड में रखा गया है, टीचर बस समय समय पे उनको दिशा निर्देश देते रहें। चलिए अगला जो है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है?
वर्दी पहन के स्कूल आ गए तो क्या बच्चे प्रेरित हैं? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं? बिल्कुल नहीं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि डर के मारे बेचारे उपस्थित हो रहे हैं। ये अनुशासन जो बनाया गया है, ये किसी डर का माहौल क्रिएट करके इस अनुशासन को बनाया गया है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं? प्रश्न पूछना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, तो यानी कि वो पढ़ने में मोटिवेट हो रहे हैं। आप यदि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई आपका डाउट है, आप उसको लिखेंगे, पूछेंगे हमसे, तो हमको पता चलेगा कि आप पढ़ने के लिए क्या है, मोटिवेटेड हैं। तो आपकी ये बात हमको समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा तो नहीं कि परीक्षा बार बार आयोजित करेंगे तो जो है अधिगम में सुधार आ ही जाएगा। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्यान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये भी सही है। देखिए सब सही है, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त की बात कर रहा है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगला जो आपका है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जैसे ही वास्तविक जीवन की बात आई, पढ़ते लिखते क्यों हैं हम लोग, बताइए? पढ़ते लिखते इस वजह से हैं ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे वास्तविक जीवन में क्या है, काम आए। तो जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमारे वास्तविक जीवन में इस प्रकार से हमको लाभान्वित करेंगी, तब जो होगा उसका जो पढ़ने का तरीका है, अधिगम करने का तरीका है, अधिगम को सीखने का तरीका है, वो बढ़ जाएगा और वह मोटिवेट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन की बात की जा रही है यहाँ पे। चुप्पी साधे रहने के लिए, अरे क्या चुप करने के लिए, केवल चुप्पी साधे रहने के लिए आप अनुशासन का प्रयोग करते हैं? शिक्षक को निर्देश देने में, शिक्षक की कहाँ से बात आ गई? बात तो बच्चे की हो रही है कि बच्चे के लिए जो अनुशासन होगा वो उसके अधिगम में किस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, महत्वपूर्ण किस प्रकार से रहेगा। शिक्षक को क्या, शिक्षक को तो अधिगम कराना है, करना नहीं है। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में, रटकर पाठ का याद करवा दिया अनुशासन के माध्यम से। आपने बोल दिया कि जाओ 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 3 का टेबल, 2 का टेबल सब पढ़ के आ जाइएगा। और उसके बाद जो है आपने सोचा कि अरे मैंने अनुशासन में सब काम करवा लिया, तो क्या आपने, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग के लिए, मतलब बच्चा खुद सोचे कि हम किस प्रकार से मोटिवेट रह रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने काम को किस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। अनुशासन वही है जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मदद करिए अगर जो कि वो बच्चा सेल्फ मोटिवेट रहे। जैसे आपसे कोई कितना भी आपको कहते हैं ना, मोटिवेशन होना जरूरी नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। जब आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप एक्चुअली पढ़ेंगे, क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट है। कोई कहेगा ना पढ़ो तब भी आप पढ़ेंगे, और आपका पढ़ने का मूड ही नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं है, और आपसे कोई कह रहा है कि आप पढ़िए पढ़िए, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और जो कह रहा है उसके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी बात तो आप मानेंगे ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए जो अनुशासन होते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद है कि ये जो 30 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपका, जो आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो आने वाले हैं उनका, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, बेल आइकन जब आप प्रेस कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इसके बाद जो भी आपके बचे हुए हैं भाषा 1 भाषा 2 में, जैसे हिंदी अंग्रेजी हो गया, इसके बाद आपका गणित हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके चारों सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको मैं 2018 में जो आए हुए प्रश्न हैं उनका मैं सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से करवा दूंगा। इसके बाद फिर 2019 का हम शुरू करेंगे। जो 2019 की जुलाई में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से। फिर जुलाई 2019 के करने के बाद हम दिसंबर 2019 में जो आपके सीटेट के एग्जाम में पीछे पूछे कोई क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।